नमस्कार भाई और बहनों। इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक है। इसका किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से कोई भी संबंध नहीं है, और अगर इत्तेफाक से संबंध आता भी है तो वो एक संयोग समझे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। मैं 50 साल का था जब एक 20 साल की लड़की ने मेरी दौलत देखकर मुझसे शादी कर ली। वो रोज मुझे दूध का गिलास देकर कहती, इससे जवानी वापस आती है। लेकिन दूध पीते ही मैं गहरी नींद में सो जाता और सुबह मुझसे उठा भी नहीं जाता था। एक रात मैंने दूध ना पिया और लेट गया, लेकिन आधी रात को मेरे होश उड़ गए जब मेरी जवान पत्नी ने मैं गांव का जमींदार था और मेरे पास रुपए पैसे की कोई कमी नहीं थी। लेकिन कभी कभी दौलत इंसान को वो खुशी नहीं दे सकती जिसकी वो इच्छा रखता है। सब कुछ होने के बावजूद भी मैं सुकून और खुशी से वंचित था। कुछ लोग खुशी का संबंध पैसे और दौलत से जोड़ते हैं, लेकिन मैं इस बात का गवाह हूँ कि खुशी का पैसे से कोई संबंध नहीं होता है। मैं 50 साल का हो चुका था, लेकिन मेरी जिंदगी में एक हम सफ़र की कमी थी। किसी सच्चे और ईमानदार शख्स का जिंदगी में साथ होना एक बहुत बड़ा आशीर्वाद होता है, और मैं इस आशीर्वाद से कोसों दूर था। लेकिन फिर मेरी जिंदगी में रेशमा आ गई और वो कमी भी ख़त्म हो गई। लेकिन उसके बाद जो कुछ मेरे साथ हुआ वो बताना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल है। रेशमा की मोहब्बत ने मुझे इस कदर दीवाना कर दिया था कि मैं सारी दुनिया भूल चुका था और उसकी एक झलक के लिए बेताब हो जाता था। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि मैं खुद ही अपनी बर्बादी को दावत दे रहा हूँ। मैं एक बहुत बड़ा ज़मींदार था। मेरा नाम आकाश है। मैं अपने माँ बाप का इकलौता बेटा हूँ। मेरी माँ मुझसे बहुत मोहब्बत करती थी। मेरी माँ हर वक्त मुझे अपनी आंखों के सामने देखना चाहती थी। बचपन से लेकर जवानी तक मेरी माँ ने मुझे कभी भी खुद से दूर होने नहीं दिया था। अपनी माँ की इसी मोहब्बत की वजह से मैं पढ़ाई से भी वंचित हो गया था, क्योंकि वो मुझे स्कूल तक भी नहीं भेजती थी। मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ाया करते थे कि मैं कैसे औरतों की तरह हर वक्त हवेली में बंद बैठा रहता हूँ। लेकिन मेरी लाख कोशिशों के बावजूद भी माँ मुझे हवेली से ज़्यादा देर बाहर ना जाने देती थी। जब मैं शादी की उम्र को पहुँचा तो मेरी माँ ने मुझे शादी भी नहीं करने दी, क्योंकि उन्हें लगता था कि कहीं मैं माँ को छोड़कर पत्नी का गुलाम ना हो जाऊँ। वो अपने और मेरे बीच किसी तीसरे को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। जैसे जैसे मैं जवानी की तरफ बढ़ता गया, मेरे अंदर जज्बात जन्म लेने लगे थे। मैं एक मर्द था और मेरी कुछ स्वाभाविक ज़रूरतें थी। मेरा दिल चाहता कि मेरी ज़िंदगी में भी कोई ऐसा साथी शामिल हो जाए जो मेरे बंजर दिल पर बारिश की बौछार की तरह बरस पड़े। कोई ऐसा हो जिससे मैं अपने दिल की हर बात कह सकूं। लेकिन मेरी माँ ने ज़िंदगी भर कभी किसी को मेरे करीब ही नहीं आने दिया था। मैं अपने जज्बात को अपनी माँ पर कुर्बान करता रहा और अपने अंदर उठने वाली सारी ख्वाहिशों का गला घोंटता रहा। रात भर में करवट बदलता रहता था और सारा दिन मेरे अंदर किसी चीज़ की प्यास सी भरी रहती थी। गांव में मौजूद मेरे सभी दोस्तों और ख़ानदान के लड़कों की शादी हो चुकी थी, लेकिन मेरी शादी की कोई उम्मीद ही नज़र नहीं आ रही थी। जब भी मेरी शादी का जिक्र होता, माँ के चेहरे का रंग बदल जाता और वो फ़ौरन ही बात काट देती थी। वो इस बारे में कोई बात ही नहीं करना चाहती थी। गांव के लोग भी माँ से मिलने आते तो माँ से कहते कि इकलौते बेटे की शादी नहीं करेगी तो तेरी नस्ल ख़त्म हो जाएगी। लेकिन माँ तो किसी की बात पर भी ध्यान नहीं देती थी। दरअसल मैं माँ की शादी के 11 साल बाद पैदा हुआ था और माँ ने मेरे लिए बहुत ही इंतज़ार किया था। माँ ये सोचकर ही बेहाल हो जाती थी कि मेरी ज़िंदगी में अगर कोई लड़की शामिल हो गई तो मैं माँ को वक्त नहीं दे पाऊँगा, जबकि मेरी माँ का जीवन मुझ पर ही निर्भर था। मेरी पैदाइश के बाद तो बाबा को भी वक्त नहीं देती थी, बल्कि सारा वक्त मेरे साथ ही गुजारती थी। मुझे भी अपनी माँ से बहुत मोहब्बत थी, इसलिए मैंने अपने अरमानों को मिट्टी में दबा दिया और अपनी माँ की दिलो जान से सेवा करने लगा। जब मैं 48 साल के करीब पहुंचा तो मेरी माँ मुझे छोड़कर हमेशा के लिए चली गई और मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी ज़िंदगी पूरी तरह वीरान हो गई है। माँ के अलावा ना मैं किसी से बात करता था और ना ही मेरी ज़िंदगी में कोई सहारा था। बाबा के स्वर्गवास को भी 7 साल बीत चुके थे। मैं अपनी ज़िंदगी को किसी बोझ की तरह घसीट रहा था। बाबा ने जो ज़मीन और जायदाद छोड़ी थी, उनकी देखभाल में ही बस अपना वक्त गुजार रहा था। एक दिन जब बाबा की ज़मीन को खरीदने और बेचने के सिलसिले में मेरा शहर जाना हुआ, तो वहाँ मेरी मुलाकात पहली बार रेशमा से हुई, जिसे देखकर मैं पूरी तरह घायल हो गया। वो हमारे शहर वाले बंगले के चौकीदार की बेटी थी, जिसे देखते मैं सब कुछ भूल गया था। उसकी बड़ी बड़ी नीली आंखें और कमर तक लहराते बाल मेरा चैन चुरा कर ले गए थे। जैसे मेरी गाड़ी बंगले के सामने रुकी तो वो सामने से चलती हुई आ रही थी। उसकी खूबसूरती ने सारे मंजर को धुंधला कर दिया था। गाड़ी से उतरते ही मेरी नज़र उसके रेशमी वजूद से चिपक गई थी। मैं पल के झपकना ही भूल गया था। मेरे करीब आते ही उसने मुझसे कहा, नमस्ते साहब जी।
उसकी आवाज़ की मिठास ने मेरे कानों में रस घोल दिया और मैं बेखुद होकर उसे एकटक देखने लगा। वो तो नमस्ते करके चली गई, लेकिन मेरा सुकून भी अपने साथ ले गई। मैंने अपने ड्राइवर से पूछा, ये कौन है? तो उसने बताया, ये चौकीदार की बेटी है। मैं खोए खोए कदमों से बंगले में गया था, लेकिन दिमाग में उसकी तस्वीर छप गई थी। कुछ देर मैं यहाँ से वहाँ टहलता रहा, लेकिन रेशमा मेरे दिमाग से निकल ही नहीं पा रही थी। मैं बंगले से निकलकर सर्वेंट क्वार्टर की तरफ बढ़ गया। वो सर्वेंट क्वार्टर के बाहर वाले हिस्से में बैठी कुछ गुनगुना रही थी। वो मुझे देखते ही खड़ी हो गई और पूछने लगी, साहब जी, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है क्या? मैं उसे क्या बताता कि मुझे तो उसके दीदार की इच्छा है। मैं ध्यान से उसकी आंखों में झांकने लगा, जहाँ बहुत ही मासूमियत और शराफत थी। उसका उजला उजला चेहरा बहुत ही खूबसूरत था। मेरा ड्राइवर मुझे पहले उसका नाम बता चुका था, लेकिन फिर भी बात करने के बहाने मैंने उससे उसका नाम पूछ लिया। वो मुस्कुरा कर बोली, मेरा नाम रेशमा है। बिल्कुल तुम्हारी तरह तुम्हारा नाम भी बहुत खूबसूरत है। मैंने तुरंत ही रेशमा की तारीफ की थी। तारीफ सुनते ही उसके चेहरे पर लाली छा गई थी। मेरे आगे वो बहुत ही कम उम्र और मासूम सी लगती थी, लेकिन दिल जब किसी के लिए धड़कने लगे तो फिर वो उम्र का लिहाज भी नहीं करता। मैं 50 साल का हो रहा था और वो सिर्फ 19-20 साल की एक बच्ची थी, लेकिन मेरी नज़रें तो उसे किसी और नज़रों से देख रही थी और मैं उसके अंदर अपना जीवन साथी ढूंढ रहा था। मैंने फैसला कर लिया था कि मैं रेशमा को अपनी ज़िंदगी में शामिल करके ही रहूँगा। मैं पहली नज़र में उस पर अपना दिल हार बैठा था और मेरी दौलत में इतनी ताकत थी कि मैं उसे हासिल कर लेता। मैं तेज़ी से पलटकर बंगले के बाहर मौजूद चौकीदार के पास गया और उससे कहा कि वो कुछ देर बाद मेरे कमरे में चला आए। मेरी बात सुनकर चौकीदार परेशान हो गया था और मैं उसे हक्का बक्का छोड़कर वापस अपने कमरे में आ गया और तिजोरी खोलकर कुछ नोटों की गड्डियाँ निकाल कर टेबल पर रख दी। कुछ ही देर में चौकीदार परेशान हाल में मेरे कमरे में आया तो मैंने नोटों की गड्डी की तरफ इशारा करके कहा, ये सब तुम रख लो। वो हैरान होकर मेरी तरफ देखने लगा तो मैंने उससे कहा, बदले में मैं तुमसे रिश्ता करना चाहता हूँ। चौकीदार को मेरी बात का मतलब समझ नहीं आया था, इसलिए मैंने उसे साफ शब्दों में कहा, मैं तुम्हारी बेटी रेशमा को अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहता हूँ। तुम्हारे पास उसे देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन मैं उसे गांव ले जाकर वहाँ उसे बहुत बड़ा स्थान दे सकता हूँ। मैं अपने गांव का एक बहुत बड़ा ज़मींदार हूँ और वो मेरी पत्नी बनकर गांव की औरतों पर राज कर सकती है। चौकीदार ने बेचैनी से मेरी तरफ देखा था। मेरे बालों में चांदी उतर रही थी और मैं उसकी चांद जैसी बेटी को अपनी पत्नी बनाने की बात कर रहा था। चौकीदार ने मेरे आगे हाथ जोड़े और सोचने के लिए कुछ समय मांगा। मैं जानता था कि मना करने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि मैंने चौकीदार की आंखों में नोटों की चमक देख ली थी। रात होते होते चौकीदार की तरफ से हाँ में जवाब आ गया था और मैंने अगले दिन पंडित जी को बुलाकर रेशमा से शादी कर ली थी। वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन था। रेशमा विदा होकर मेरे कमरे में आकर बैठी थी और जब मैं अपने कमरे में गया तो उस खिलती हुई गुलाब की कली को देखकर मेरे शरीर में ताकत आ गई थी। इतने सालों से मैं अपने जज्बात को दफन करता आया था और अब मेरी ज़िंदगी में वो वक्त आ गया था जब मैं अपने जज्बात पूरे कर सकता था। जैसे मैं रेशमा के करीब गया तो वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। मुझे एहसास हुआ कि वो इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं थी। मुझे उसकी आंखों में आंसू देखकर बहुत तकलीफ हो रही थी। मैंने उसे चुप करवाने की कोशिश की तो उसने कहा, वो इस रिश्ते को स्वीकार करने के लिए कुछ वक्त चाहती है। मैं तो पहले ही सालों से तड़पता हुआ आ रहा था, इसलिए रेशमा की खुशी के लिए मुझे कुछ दिन और तड़पना स्वीकार था। मैं इसके साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने उसे कुछ दिन के लिए वक्त दे दिया कि वो खुद ही इस रिश्ते को अपना ले। मैं रेशमा को अपने साथ लेकर गांव आया तो मेरी बड़ी सी हवेली और गांव देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। मैंने उसे अपनी सारी ज़मीन भी दिखाई। रेशमा अपने साथ एक लकड़ी का संदूक लाई थी जिसे उसने अपने सीने से लगा के रखा था। ऐसा लगता था जैसे उस संदूक में उसका कोई बहुत ही खास खजाना है। उसने अपने संदूक को अलमारी के अंदर संभाल कर रख दिया था। शहर से गांव का सफ़र करके हम दोनों भी बहुत थक चुके थे। मुझे लग रहा था कि रेशमा आज की रात भी मेरे साथ नहीं होगी, लेकिन रात को मुझे एक सच का सामना करना पड़ा जब रेशमा खुद ही दुल्हन की तरह तैयार हुई और एक गिलास में हल्दी वाला दूध लेकर मेरे पास आई और कहने लगी, साहब जी, अब ये दूध पी लीजिए, इससे आपके अंदर ताकत आ जाएगी और मुझे आपके साथ वक्त गुजार कर खुशी होगी। मैंने एक नज़र रेशमा पर डाली जिसे देखकर मेरे होश गुम हो रहे थे। मैंने खुशी खुशी रेशमा के हाथों से दूध का गिलास लिया और सारा का सारा दूध पी लिया। मैं भी रेशमा के साथ एक अच्छा वक्त गुजारना चाहता था और उसके लिए मुझे सच में ही ताकत की ज़रूरत थी।
दूध पीने के बाद जैसे मैंने रेशमा के करीब होने की कोशिश की तो वो शर्माने लगी, पीछे हट गई और दूध का गिलास उठाकर कहने लगी, मैं इसे रखकर और अपना दूध पी कर आती हूँ। मैंने अपना दूध फ्रिज में ठंडा होने के लिए रखा था। वो कमरे से निकल गई और मैं उसके इंतजार में बिस्तर पर लेटा ही था कि गहरी नींद की वादियों में कब उतर गया मुझे पता ही नहीं चला। कैसे कैसे वक्त गुजरता चला गया। मेरी आंख खुली तो सुबह की सूरज की किरणें मेरे चेहरे पर पड़ रही थी। रेशमा मेरे बराबर में बैठी हुई थी और उसके चेहरे पर बहुत ही खुशी थी। मैं हैरान था कि मुझे इतनी गहरी नींद कैसे आ गई। मैं रेशमा से शर्मिंदा होकर नजरें चुराने लग गया कि मैं उसे रात को वक्त नहीं दे पाया था। लेकिन रेशमा ने मुझसे कोई शिकवा शिकायत नहीं की थी, बल्कि वो बहुत ही खुश दिखाई दे रही थी। मैं उठकर जमीनों पर निकल गया था और रेशमा हवेली में नौकरों के साथ बिजी हो गई थी। रेशमा दहेज में एक छोटा सा संदूक लेकर आई थी और वो ज़्यादातर वक्त उसी संदूक के साथ गुजारती थी। कई बार मैंने उससे जानने की कोशिश की थी कि वो उस संदूक में क्या लाई है, लेकिन हर बार ही वो कहती कि उसकी बचपन की कुछ यादें हैं। गांव वाले भी मेरी शादी का सुनकर बहुत खुश थे और वो गांव में पार्टी करना चाहते थे। इसलिए अगली रात गांव में छोटी सी पार्टी रखी गई। सारा गांव रेशमा से मिलने के लिए हवेली चला आया था। जो भी रेशमा को देखता मेरी किस्मत पर हैरान रह जाता। रेशमा की खूबसूरती के चर्चे पूरे गांव वाले करने लगे थे। मैं बहुत ही ज़्यादा खुश था कि किस्मत की देवी अचानक ही मुझ पर मेहरबान हो गई थी। बस मुझे अब रेशमा के साथ वक्त गुजारना था। मैं चाहता था कि मेरे मरने से पहले मेरी औलाद भी इस दुनिया में आ जाए ताकि मेरे बाद भी मेरा नाम जिंदा रहे। पार्टी पूरी हुए बहुत देर हो गई थी और जब मैं हवेली पहुंचा तो रेशमा पहले से ही सो चुकी थी। मेरे जज्बात बेकाबू हो रहे थे, इसलिए मैंने उसे जगाने के लिए उसके कंधे पर हाथ रखा, लेकिन उसने बुरी तरह मेरा हाथ झटक दिया और चीखने लगी। शायद वो बहुत ज़्यादा थक चुकी थी और बहुत ही गहरी नींद में थी, इसलिए मैंने उसे डिस्टर्ब करना सही नहीं समझा और खुद भी सोने के लिए लेट गया। मैं सारी रात करवट बदलता रहा, लेकिन मुझे सुकून ना आया। मेरी और रेशमा की शादी को 1 हफ्ता होने वाला था और अभी तक हम दोनों के बीच कोई संबंध ना बन सका था। सारा दिन मैं यूं ही ज़मीनों पर घूमता रहा, लेकिन मेरा सारा दिमाग रेशमा की तरफ था। मेरे अंदर एक बेचैनी सी पैदा हो गई थी जिसका इलाज सिर्फ और सिर्फ रेशमा ही कर सकती थी। मैं रात को जब हवेली आया तो मैंने रेशमा से कहा कि अब मैं उसके साथ वक्त गुजारना चाहता हूँ और अब उससे दूर रहना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। तो रेशमा मुस्कुरा कर कहने लगी कि वो भी यही चाहती है, लेकिन उसे लगता है कि मैं बहुत कमज़ोर हूँ और मुझे ताकत की ज़रूरत है, इसलिए मेरे लिए हल्दी वाला दूध बहुत ज़रूरी है। मैं मुस्कुरा कर कहने लगा, तुम्हारे हाथों से तो मुझे जहर भी स्वीकार है। हल्दी वाला दूध पीकर तो मुझे खुशी होगी। रेशमा खुशी खुशी गई और अपने हाथों से मेरे लिए हल्दी वाला दूध बना कर ले आई। मैं दूध पीकर लेटा ही था कि मेरी आंखें खुद ब खुद बंद हो गई और मैं रेशमा से बात करते करते गहरी नींद में चला गया। सुबह मेरी आंख खुली तो रेशमा बहुत खुश और तैयार बैठी थी और मेरी तरफ ही देख रही थी। मुझे जागता हुआ देखकर मुस्कुरा कर कहने लगी, साहब आप तो बहुत ही कमज़ोर हैं, बात करते करते ही सो जाते हैं। आपको तो रोज़ ही हल्दी वाला दूध पीना चाहिए। रेशमा की बात सुनकर मैं शर्मिंदा हो गया था, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे इतनी ज़्यादा गहरी नींद क्यों आ रही थी। मेरे दिल में अजीब सा शक पैदा हो गया था और मुझे लग रहा था कि हल्दी वाला दूध पीने से ही मुझे नींद आ रही है, क्योंकि जब मैं सोकर उठता तो मुझे बहुत ज़्यादा थकावट का एहसास होता था, जबकि रेशमा बिल्कुल ठीक ठाक होती थी। ऐसा लगता था मेरे जिस्म का हर हिस्सा तकलीफ में हो और मेरे लिए बिस्तर से उठना भी मुश्किल होता था, जबकि इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। मैंने हमेशा से गांव की ताज़ा चीज़ें खाई थी, इसलिए मेरा जिस्म बहुत ही ताकतवर था। अगले दिन मैंने रात को हल्दी वाला दूध पीने की बजाय उसे चुपके से गिरा दिया और रेशमा को खबर भी ना होने दी और फिर गहरी नींद में सोने का नाटक करके आंखें बंद करके लेट गया। मुझे लेटे ज़्यादा देर नहीं हुई थी कि मैंने देखा कि रेशमा ने अलमारी से अपना वही संदूक निकाला और नीचे ज़मीन पर बैठ गई। ये देखकर मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई कि उसके संदूक में तो बहुत सारी किताबें भरी हुई है, जिन्हें फैलाकर वो पढ़ाई करने में बिजी हो गई थी। साथ साथ ही वो अपने आप से बातें भी कर रही थी। वो गुस्से भरे अंदाज में कह रही थी, जो कोई भी मेरे और मेरी पढ़ाई के बीच में आएगा मैं उसे ख़त्म कर दूंगी। मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ और हर हाल में डॉक्टर बनकर रहूँगी। मैं 50 साल के बुढ़े की पत्नी बनकर अपनी ज़िंदगी नहीं गुजार सकती हूँ। वो जुनूनी अंदाज में अपने आप से बातें करते हुए पढ़ाई भी कर रही थी। उसकी बातें सुनकर मेरी जान निकल गई थी कि वो तो मेरी जान लेने पर तुली हुई थी। मैं उठकर बैठ गया था। मुझे जागता देखकर रेशमा हैरान रह गई थी। मैंने उससे पूछा, ये तुम क्या कर रही हो?
वो गुस्से में कहने लगी, मैं तुम्हारी गुलाम नहीं हूँ, मुझे तुम पैसों से खरीद लाए हो, तो इसका ये मतलब नहीं कि तुम मुझ पर राज करोगे और जबरदस्ती मुझसे संबंध बनाओगे। रेशमा का लहजा बिल्कुल बदला हुआ सा था। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो एक मासूम सी 19-20 साल की लड़की है। वो कह रही थी वो डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन मैंने उसकी जिंदगी में आकर सब कुछ तबाह बर्बाद कर दिया, इसलिए अब वो मेरी जान लेना चाहती है। उसे मेरी दौलत और मेरी मोहब्बत से कोई मतलब नहीं था। उसे अपने फ्यूचर को बेहतर बनाना था और पढ़ाई हासिल करके डॉक्टर बनना था। मुझे इस मासूम से हमदर्दी भी हो रही थी और अपने आप पर शर्म भी महसूस हो रही थी कि मैंने उसकी इच्छा और जज्बात की परवाह किए बगैर उसे पैसे के दम पर अपनी पत्नी बना लिया था। मैंने रेशमा से कहा कि अगर तुम डॉक्टर बनना चाहती थी तो ये बात तुम मुझे खुद भी बता सकती थी। मैं तुम्हारी पढ़ाई पर कभी भी रोक नहीं लगा था, लेकिन इस तरह मुझे मारकर तो तुम्हें जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ सकता है। मेरी बात सुनकर रेशमा खामोश हो गई थी। शायद उसने इस बारे में कुछ सोचा ही नहीं था। वो एक 19-20 साल की जज्बाती सी लड़की थी जिसने जज्बात में आकर कुछ गलत कदम उठा लिए थे। रेशमा को मैंने मोहब्बत से अपने पास बिठाया और उससे वादा किया कि मैं उसकी पढ़ाई पर कोई पाबंदी नहीं लगाऊंगा और ना ही उसके साथ जबरदस्ती कोई संबंध बनाने की कोशिश करूंगा, बल्कि मैं उसका पूरा साथ दूंगा और उसे डॉक्टर बनने में मदद करूंगा। मैं जानता था कि एक औरत का डॉक्टर बनना कितना ज़रूरी है, क्योंकि गांव में कोई लेडी डॉक्टर नहीं थी और इसी वजह से कोई औरत बीमारियों में शामिल होकर मौत की चौखट पर पहुंच रही थी। मेरी बात सुनकर रेशमा हैरान रह गई थी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि मैं इस तरह उसका साथ निभाऊंगा। वो पूछ रही थी, क्या मैं उसके साथ ज़बरदस्ती संबंध तो नहीं बनाऊंगा ना? मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया, कभी भी नहीं। जब तक तुम खुद तैयार नहीं होगी तो मैं कभी भी तुम्हारे करीब आने की कोशिश नहीं करूंगा। मैं गांव में पैदा हुआ जमींदार ज़रूर हूँ, लेकिन मेरी माँ ने मुझे हमेशा ही औरतों की इज्जत करना सिखाया था। मैंने अपनी आधी ज़िंदगी अपनी माँ की खातिर अपने जज्बात को दफन करके गुजार दी थी और मैं अपनी बाकी की ज़िंदगी अपनी पहली और आखिरी मोहब्बत रेशमा की खातिर इसी तरह गुजार सकता था। रेशमा को मैं दोबारा शहर ले आया था और उसका एडमिशन एक बड़े स्कूल में करवा दिया था। मैं चाहता था कि वो एक बड़ी डॉक्टर बनकर मेरा भी नाम रोशन करे और गांव के लोगों की मुश्किलात भी हल करे। मेरी मोहब्बत ने रेशमा को मेरी मोहब्बत में शामिल कर दिया और वो खुद ही मेरे करीब चली आई थी। मेरी मोहब्बत सच्ची थी और मैंने रेशमा का दिल अपनी मोहब्बत से जीत लिया था। और जब उसे मुझसे मोहब्बत हुई तो उम्र का वो फ़र्क जैसे मोहब्बत ने भुला दिया था, वो इसके लिए भी बेमाना हो गया था। अगर मैं रेशमा के वजूद को ज़बरदस्ती पाने की कोशिश करता तो शायद मैं उसके जिस्म को तो हासिल कर लेता, लेकिन उसके दिल तक ना पहुंच पाता। इसलिए मैंने उसका दिल जीत लिया था और उसने अपना जिस्म खुद ही मेरे हवाले कर दिया था। हर औरत मोहब्बत और इज्जत की हकदार होती है और अगर आप उसे मोहब्बत और इज्जत से अपनी ज़िंदगी में जगह दे तो वो आपके लिए अपनी जान तक कुर्बान कर सकती है। और रेशमा ने इस बात को सच साबित कर दिखाया था। कुछ सालों में वो डॉक्टर बनकर मेरे साथ गांव आ गई थी और उसने गांव में एक छोटा सा अस्पताल बना लिया था। उसकी मोहब्बत ने मेरे अंदर ज़िंदगी भर दी थी और मैं पहले से ज़्यादा तंदुरुस्त और जानदार हो गया था। हम दोनों एक बेहतरीन ज़िंदगी गुजार रहे थे और मोहब्बत ने हमारे बीच उम्र के फ़र्क को पूरी तरह ख़त्म कर दिया था। तो भाइयों और बहनों, ये थी आज की कहानी। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंच पाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। धन्यवाद भाइयों और बहनों।